वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। हम लोग ने स्टार्ट किया था। आइए जानते हैं व्हाट इज प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। यहाँ से हम लोग ने शुरू किया था प्रेजेंट एंड डेफिनेट। इससे पहले मैंने आप लोग को सब बताया था इसके बारे में कि क्या होता है, इसकी पहचान मैंने बताया कि आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि फर्स्ट स्टेंस में रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई होता है। दूसरा बताया था मेन वर्ब के रूप में V1 या V5 का यूज होता है। थर्ड बताया था मैंने, आई को टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। रूल ऑफ सब्जेक्ट मैंने बताया था आप लोग को। व्हाट इज रूल ऑफ सब्जेक्ट? रूल ऑफ सब्जेक्ट वो होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वर्ब सिंगुलर अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। ये बताया था मैंने आप लोग को। मेन वर्ब के रूप में V1 या V5 का यूज होता है। मैंने बताया था V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V5 का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा वो अपने मतलब जन्म से ही क्या होती है, प्लूरल होती है। आप लोग बताया था जैसे गो हुआ, रन हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ हमेशा। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस और एस जोड़ देते हैं, तो V5 जो होती है वो सिंगुलर होती है, मतलब वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है। तो यही दोनों का यूज होता है बस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। मैंने पांचों फॉर्म बताया था आप लोग को। अब जैसे मान लीजिए गो है तो मैंने इसमें एस जोड़ दिया, गोज हो गया, ये हो गया फिफ्थ फॉर्म, ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर बन गया। अभी सिंगुलर के साथ ही, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है हमेशा। यहाँ तक मैंने आप लोग को समझाया था अच्छे से। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। हाँ, तीसरा पॉइंट है आई को इस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। आई को इस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब आई को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। जैसे आई लगता है आई मींस मैं होता है तो आई को सिंगुलर ही हम लोग मानते हैं, लेकिन इस टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। जैसे गो है, ये प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब होने की वजह से इसको प्लूरल मान लिया जाता है। आई को इस टेंस में प्लूरल। इतना आप लोग को समझ में आया हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैंने बताया था किसी भी टेंस का हम लोग जब स्टार्टिंग करेंगे तो उसका पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप लोग जाओगे तैयारी वगैरह करने, तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये नहीं कि ता है ये सब नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। ता है आता ही नहीं बिल्कुल भी। जरूरी नहीं कि ता है नहीं है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ। क्योंकि जब भी मैंने बताया जैसे आप लोग को तैयारी करने या किसी भी चीज का एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी आईएएस बीसीएस कुछ भी दोगे आप लोग, तो उसमें बिल्कुल हिंदी का नामो निशान नहीं रहता है कि वो जाता है का हिंदी में अनुवाद करिए, इंग्लिश में अनुवाद करिए, या ही गोस का इंग्लिश में अनुवाद करिए, ही गोस का हिंदी में अनुवाद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। आइए स्ट्रक्चर बता देता हूं आप लोग को, इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लेस, जिसको आप लोग अदर वर्ड्स बोलते हो, टाइम प्लेस को जिसको आप लोग अपने आज तक अदर वर्ड्स जानते आए हो आप लोग। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? V5। अब देखिए ऐसे मैंने बना दिया, ऐसे अच्छे समझ में आए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब ये सब्जेक्ट है, एस जो है, एस सब्जेक्ट है, और ये जो है शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब भी यूज होगी, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? V5। अब समझ में आया आप लोगों को? यही है स्ट्रक्चर, उदाहरण बता दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे ये है, तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 यूज होगा, तो ही के साथ गो तो आई भी बनेगा, फिर इसमें ई जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट। एक और उदाहरण बता दे रहा हूं आप लोग को। जैसे मान लीजिए वी है, वी प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वी के साथ वी, मान लीजिए वी प्ले इन द गार्डन। ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज हुई। ये प्लूरल ही है, जन्म से जो सब्जेक्ट होती है, सॉरी वर्ब होती है वो प्लूरल में ही होती है। तो प्ले, इसमें ना मैंने एस जोड़ा है ना ये जोड़ा है, इसलिए चूंकि ये प्लूरल था तो मैंने बताया रूल ऑफ सब्जेक्ट, ये प्लूरल वर्ब हो, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी प्लूरल यूज होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अच्छे से एक बार फिर से समझा देता हूँ स्ट्रक्चर। मैंने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फॉर्मेटिव में, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो V5 यूज होगा, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ये वर्ब का निशान है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम और प्लेस आता है। टाइम प्लेस जरूरी ना हो कि हर सेंटेंस में आए, जैसे एक टाइम प्लेस वाला उदाहरण आप लोग बता दे रहा हूँ। हाँ, ये उदाहरण बताया था, ही जाहिर सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। मार्केट मैंने ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, वी प्ले इन द गार्डन, ये आप लोगों को समझ में आया? प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब भी आया इसके साथ, यहाँ तक समझ में आया? एक पूरा टाइम वाला उदाहरण बता दे रहा हूं। जैसे आई go to market, I play cricket in the evening in नागपुर स्टेडियम। देखिए आई, इसको बताया था मैंने कि सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब भी यूज हुई है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन द इवनिंग ये टाइम हो गया, टाइम भी आ गया इसमें, और ये प्लेस आ गया। समझ में आया आप लोग को? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया टाइम, ये हो गया आपका प्लेस। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारा चीज आ गया। जिसको आप लोग अदर वर्ड्स बोलते हैं उसको ही टाइम और प्लेस वही आता है जनरली। यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो अफर्मेटिव। इसके बाद हम लोग आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव दो प्रकार से बनता है, आप लोग को भी पता है। एक बनता है नॉट की मदद से और एक नेवर की मदद से। आप लोग जनरली अभी तक इतना नहीं जाना होगा विस्तार में, लेकिन आप लोग को एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, एकदम इजी वे में, एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब आइए आप लोग बताते हैं
एक बनता है निगेटिव नॉट की मदद से। विद द हेल्प ऑफ नॉट, हिंदी में लिख देता हूं, नॉट की मदद से। हाँ, जब हम निगेटिव सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं तो देखिए बताते हैं, जब हम किसी निगेटिव सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं तो इसके साथ डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। पॉइंट नंबर 1 था ये। इसमें आप लोगों को एक पता है, डू एक प्लूरल नेचर की हेल्पिंग वर्ब है। डू एक प्लूरल नेचर की हेल्पिंग वर्ब है और डज एक सिंगुलर नेचर की हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक पॉइंट और है इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। इसमें तीसरा पॉइंट आएगा डू जो है हेल्पिंग वर्ब, इसको डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तथा डज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं, आप लोगों को फिर से समझा दे रहा हूं। जब हम किसी सेंटेंस, मैंने बताया था निगेटिव सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, अभी तक अफर्मेटिव पढ़ा हम लोग ने, अब निगेटिव था। तो निगेटिव 2 प्रकार से बनते हैं, एक बनता है नॉट की मदद से और एक बनता है नेवर की मदद से। पहले हम लोग जान लेते हैं नॉट की मदद वाला, ये पॉइंट लिख देते हैं, विद द हेल्प ऑफ नॉट, नॉट की मदद से। तो जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं तो इसके साथ डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इसमें। डू एक सिंगुलर डू एक प्लूरल नेचर की हेल्पिंग वर्ब है, मतलब डू प्लूरल है, एक प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, और डज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तथा डज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेवर, उदाहरण बताने के लिए। ये पहला पॉइंट समझ में आया। जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं तो इसके साथ डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। डू एक प्लूरल नेचर की हेल्पिंग वर्ब है और डज एक सिंगुलर नेचर की हेल्पिंग वर्ब है। मतलब डू एक
जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल इसको माना जाता है और डज को सिंगुलर माना जाता है। इसलिए जो डू है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट यू है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा। वी है, इसके साथ यूज होगा। और जो डज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लीजिए ही है, सी है, ये सब सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है डज भी एक सिंगुलर टाइप का हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इसलिए मैंने लिखा है डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तथा डज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आया? उदाहरण बता दे रहा हूं मैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने वी प्ले चेस, वी प्ले चेस। वी एक प्लूरल नेचर की सब्जेक्ट है। आप लोग मैंने पहले ही बताया था सारे प्रोनाउंस के बारे में, आई, वी, ही, सी, इट, दे के बारे में, तो वी के बारे में भी विस्तार से बताया था कि वी जो है एक प्लूरल नेचर की सब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, मैंने रूल ऑफ सब्जेक्ट बताया था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो सॉरी ये निगेटिव था ना, तो प्लूरल नेचर की है तो इसके साथ लगेगा डू, फिर नॉट, फिर उसके बाद एक बार स्ट्रक्चर बता दें आप लोग को, तब समझ में आएगा अच्छी सी नेगेटिव वाला। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के साथ यूज होगा डज, प्लूरल के साथ यूज होगा डू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस। ये रहा स्ट्रक्चर आप लोग का। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी सेंटेंस में जब डू और डज नामक हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेन वर्ब जो होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। ये जाहिर सी बात है, ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब अब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही नहीं आता है। जैसे इसके पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा था, लेकिन अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। जाहिर सी बात है, डू और डज नामक हेल्पिंग वर्ब लग गई है तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा, मतलब इसको न्यूट्रल मान लिया जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, एकदम से निष्क्रिय मान लिया जाता है इसको। अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है कि V1 यूज होगा कि V5 यूज होगा। यही मैंने लिखा था आप लोग को न्यूट्रल, जैसे नोट्स प्रोवाइड हुई थी तो न्यूट्रल मतलब एकदम से निष्क्रिय हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब यूज नहीं होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 का यूज होगा या सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 का यूज होगा। चूंकि डू डज नामक हेल्पिंग वर्ब आ गया तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सॉरी, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे नॉट लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1। ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा कि जाहिर सी बात है जब डू डज नामक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो मेन वर्ब जो होता है V1 यूज होता है, हमेशा एकदम से न्यूट्रल हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है। समझ में नहीं आ रहा होगा, राइटिंग वहां पे थोड़ा सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है, एकदम से न्यूट्रल हो जाता है। अब उदाहरण बता दें हम लोग को पॉइंट्स मिटा के, एक बार फिर से पॉइंट्स बता दें। जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं, सॉरी, जब हम किसी निगेटिव सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं तो इसके साथ डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। मैंने बताया आप लोग को, डू जो है प्लूरल नेचर की हेल्पिंग वर्ब है, मतलब डू अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ यूज होगी और डज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ यूज होगी। डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तथा डज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा कि अगर डू और जिस नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज नामक हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा। ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चूंकि ये अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज होगा, जो फॉर्म है मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, चूंकि
हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ गई है इसलिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर प्लेस। इसका उदाहरण बता देता हूं मैं आप लोग को। ही डज, अब चूंकि ही है तो जाहिर सी बात है डज ही आएगा, ये सिंगुलर नेचर का है और ये भी सिंगुलर है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए ये सिंगुलर है, सिंगुलर नेचर की सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नेचर का हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा, तो ये भी सिंगुलर है, नॉट लगेगा ही, जाहिर सी बात है। प्ले जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मैंने बताया था आप लोगों की, जब भी डू है या डज नामक हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा। ये ऑब्जेक्ट है, आप लोग समझ में आया होगा। एक और उदाहरण बता देते हैं, जैसे मान लीजिए दे है, दे डू नॉट बी डन। दे है तो ये प्लूरल है, आप लोगों को पता है, दे मीन्स वे, तो जाहिर सी बात है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, ये भी प्लूरल, नॉट आएगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी ऑब्वियसली, ये ऑब्जेक्ट। हम लोग समझ में आया होगा। उदाहरण बता देते हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ही सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है डज नामक, डज भी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट आएगा, फिर प्लूरल वर्ब यूज होगी V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट। दे है तो ये प्लूरल नेचर की है, तो जाहिर सी बात है डू का यूज होगा, नॉट V1। हाँ, आई को मैंने बताया था आप लोगों को कि एक प्लूरल नेचर की है, तो आई के साथ भी डू ही यूज होगा। आई डू नॉट आई डू नॉट वॉच मूवी, मान लीजिए हो गया, आई डू नॉट वॉच मूवी। आई है एक, इसको इस टेंस में आई सिंगुलर तो लगता है, लेकिन इस टेंस में इसको प्लूरल मान लिया जाता है, तो आई के साथ जाहिर सी बात है डू का यूज होगा, डू एक प्लूरल नेचर की है, नॉट लगेगा। वॉच देखना, ये भी V1 है, मूवी ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हैं आप लोगों को। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। दूसरा बनता है विद द हेल्प ऑफ नेबर। हाँ, जब हम किसी सेंटेंस का जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नेवर की मदद से करते हैं तो उसमें डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण डू या नेवर की मदद से करते हैं तो उसमें डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नेवर की मदद से करते हैं तो इसमें डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। जब हम किसी नेगेटिव, मैंने बताया आप लोगों को, एक होता है नॉट की मदद से, अभी तक मैंने समझाया, ये नेवर की मदद से है, विद द हेल्प ऑफ नेवर, नेवर की मदद से। जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नेवर की मदद से करते हैं तो इसमें डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है।
तो जब डू और डज नामक हेल्पिंग वर्ब का नहीं यूज होगा तो जाहिर सी बात है कि मेन वर्ब हमेशा V1 या V5 में यूज होगा, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। पॉइंट नंबर 2 है डू या डज की अनुपस्थिति में V1 या V5 का यूज होगा। चूंकि अब डू और डज नहीं लग रहा है तो सब्जेक्ट जो है वो किसके वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं यहाँ पे आप लोग को। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस नेवर V1 स्लैश V5 ऑब्जेक्ट टाइम प्लेस। अब देखिए वो एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए है सी, तो सी के बाद नेवर, जाहिर सी बात है सी सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर यूज होगी। सी नेवर सिंग्स सा। एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग। सी सिंगुलर है, नेवर लगेगा ही, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये और सम ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण बता देते हैं आप लोग को। मान लीजिए वी है, वी नेवर रीड इन द क्लास। वी नेवर रीड इन द क्लास। अब ये चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो जाहिर सी बात है नेवर लगेगा ही, और प्लूरल वो भी यूज होगी इन द क्लास। ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? फिर से एक बात बताया, जब हम किसी इंडिकेटिव सेंटेंस का निर्माण नेवर की मदद से करते हैं तो इसमें डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और इसके एब्सेंस में, मतलब इसके अनुपस्थिति में V1 या V5 का यूज होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। स्ट्रक्चर मैंने बताया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेवर, फिर V1 या V5, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम और प्लेस। उदाहरण मैंने बताया सी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेवर, सिंग्स और साउंड, वी नेवर रीड इन द क्लास। क्योंकि ये प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब भी आया। अब देखिए एग्जाम्स में कैसे आते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। कैसे एग्जाम्स में आते हैं 12th के बाद, अब तो 12th कैसे मिस्टेक करके देता है, कैसे करेक्शन करना होता है आप लोग को। जैसे मान लीजिए इसको सेक्शन ए मान लेते हैं हम लोग।
इतने दूर को ए मान लेते हैं, इतने दूर को बी मान लेते हैं, इतने दूर को सी मान लेते हैं, और डी जो है NO3, none of these, none of these। इसमें चूज करना होता है आपको कि अगर ये सेंटेंस सही है, कहीं मिस्टेक्स नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस पे मिस्टेक कर देंगे, और जिस पार्ट में अगर मिस्टेक है तो उस पार्ट पे हम लोग टिक कर देंगे कि ए पार्ट में मिस्टेक है, कि बी पार्ट में मिस्टेक है, कि सी पार्ट में मिस्टेक है, या डी पार्ट, मतलब इसमें से किसी में मिस्टेक नहीं है तो हम लोग डी पे टिक कर देंगे कि नन ऑफ दिस। ऐसे ही एग्जाम्स में आते हैं आपके 12 एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी तैयारी करोगे आप लोग ऐसे ही आते हैं। CPO, SI, पुलिस, जो भी तैयारी करोगे आप लोग ऐसे ही आते हैं जनरली आप लोगों को सामने। तो आप लोग को जाहिर सी बात है, मैंने बताया था ही अगर आएगा तो ही एक सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम इसमें एस और एस जोड़ते हैं ऑब्वियसली। तो ये सही भी लग रहा हो आपको, मूवी एवरी संडे, लेकिन इसमें रॉन्ग है। अब रॉन्ग किस पार्ट में आप लोग बता दे रहा हूं मैं एक्सप्लेन करके, आप लोग को बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा। ही डू नॉट वॉचेस मूवी एवरी संडे, क्योंकि ही एक सिंगुलर नेचर की सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर नेचर की वर्ब भी आएगी, और जैसा कि आया भी है मैंने लगाया ही नेवर, ही वॉचेस मूवी एवरी संडे, नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग इसमें टिक कर देंगे कि नन ऑफ दिस, मिस्टेक्स नहीं है। लेकिन मैंने आप लोग को अभी पढ़ाया निगेटिव सेंटेंस, तो जब मैं पढ़ा रहा था कि जब भी निगेटिव सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से होता है तो वो डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब लेता है, और उसके बाद जो मेन वर्ब है वो हमेशा निष्क्रिय हो जाता है, और वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है, ना कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना डू या डज नामक, सॉरी ही डज नॉट हुआ है, ही डज नॉट वॉचेस। तो यहां पे जो वॉचेस है ये गलत है, इसी पार्ट में गलती थी, टिक कर लेंगे। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग लिख देंगे he does not watch movie every संडे। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने बताया कि ही एक सिंगुलर नेचर की सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा होगा आप लोगों की सिंगुलर नेचर की वर्ब यूज होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से हो तो डू और डज नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। डज एक सिंगुलर नेचर की हेल्पिंग वर्ब है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नेचर का ये है तो डज यूज होगा। तो डज आया है, इस वजह से जो मैं इसके बाद जो मेन वर्ब आता है डज या डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो हमेशा V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। मैंने बताया था इस